गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 26 ऑफ फरवरी का द हिंदू में जो साइंस और टेक एनालिसिस आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए ये है कि जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि मैं उनको पर्सनली गाइड करूं, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स ने लिखा है कि कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं कि मैं उनको गाइड करूं, तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है shivani tiwari85@gmail.com। ये चैनल पे भी है, आप उससे मुझे मेल करें। उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगी कि जहाँ पे मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगी और यूपीएससी की जो आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। मैं बात कर रही हूँ आईएएस की, और साथ ही साथ जो बच्चे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की, उसमें भी वो गाइडेंस आपको हेल्प करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली मैं 1 to 1 या मैं स्पेसिफिकली आप कुछ बच्चों को अलग से मैं क्लास ले करके और तैयारी करना समझाऊं या गाइडेंस दूं, तो उसके लिए आप मुझे शिवानी तिवारी 85@gmail.com पे लिखें। मैं आपको तरीका बताऊंगी। मैं नंबर शेयर नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, और मैं आपको डिटेल तरीका समझा दूंगी, जैसे कि आपको हेल्प भी करेगा तैयारी में और साथ के साथ आपको एक रोड मैप भी देगा कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है। और जो हिंदू का ये संडे का सेक्शन होता है साइंस और टेक का, वो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहा है। पहले कई सवाल इससे बने भी हैं, तो अभी आई बिलीव 8 से 9 वीडियोस हो रहे हैं इस सीरीज में, मैं बना चुकी हूँ। आप उसे गो थ्रू करें, आपको खुद पता चलेगा उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है। तो आज का डिस्कशन शुरू करेंगे पहले आर्टिकल से। स्टडीज इन माइस रिवील न्यूरल मैकेनिज्म फॉर फियर कंडीशनिंग। सो ध्यान दीजिएगा, न्यूरल का मतलब होता है दिमाग से जुड़ा हुआ, मतलब दिमाग से जुड़ा हुआ कोई स्टडी जो की गई है उसको कहते हैं न्यूरल, राइट। सो एक स्टडी रिवील करती है कि फियर कंडीशनिंग जो है चूहों में होती है। फेयर कंडीशनिंग का मतलब है कि अगर उनको कोई चीज दिखती है जो डरावनी है या शॉक ओरिएंटेड है, तो उनका दिमाग उस पर रिस्पॉन्ड करता है। ये स्टडी का मतलब है। सो रिवील न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ फियर कंडीशनिंग। और वैसे भी इससे पहले कई स्टडीज हुई हैं जहां पे कोई भी चीज इंसानों के ऊपर अप्लाई करने के पहले गिनी पिग्स पे और माइस पे या फिर चूहों पे ट्राई की जाती है, और उसके बाद वो स्टडीज हम पर अप्लाई की जाती हैं। ये एक अलग सवाल है कि ये पहले सवाल उठे हैं कि इस तरह की स्टडीज से बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्रुएल्टी फ्री जो आप ध्यान देते होंगे, अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, आज की कोई भी स्किन प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो कहीं कहीं आपको लिखा मिलता होगा क्रुएल्टी फ्री। क्रुएल्टी फ्री का मतलब होता है कि इसकी टेस्टिंग किसी भी जानवर या किसी भी चूहे या पक्षी पे या जानवर पे नहीं हुई है। तो ये भी आजकल एक तरीके का एक मेजरमेंट स्टैंडर्ड हो गया है। वेल, इस आर्टिकल में ये डिस्कस नहीं हुआ है। इस आर्टिकल में डिस्कस हुआ है कि चूहों में एक स्टडी से पाया गया कि चूहों में फियर कंडीशनिंग होती है, कि जैसे कि जो ऐसी कोई घटना वो देखते हैं तो उनके दिमाग पर दिमाग उनका सोचता है और रिएक्शन देता है। So the capacity to sense the feelings of others is not unique to humans, and the biological mechanism are shared with other mammals. तो वो कह रहे हैं कि कैपेसिटी जो है, जो ये जो चीजें हैं ना, कि किसी को कोई ऐसी घटना घटी और फिर हमको हमारे दिमाग में डर पैदा हुआ, ये जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है सिर्फ इंसानों में नहीं है, ये और मैमल्स में भी है, और जिनमें चूहे भी आते हैं। ठीक है। शेयर्ड विद अदर मैमल्स, जो अदर मैमल्स में भी देखा गया है और चूहों में भी ये चीज देखी गई है। ये जो जो स्क्रीनशॉट है न्यूज का, द हिंदू का, अगर आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो काफी चीजें मिल जाएंगी। कुछ साइंटिफिक टर्म्स भी हैं जो इतनी इतनी डिटेल में नहीं पूछी जाती हैं, बट सवाल ऐसे ही बनते हैं और जिसमें वो एक एक लाइन से सवाल क्रिएट कर लेते हैं, प्री में स्पेसिफिकली। सो ये इसको पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द कैपेसिटी टू सेंस द फीलिंग्स ऑफ अदर इज नॉट यूनिक टू ह्यूमंस, एंड द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स आर शेयर्ड विद अदर मैमल्स। अब सपोज करिए कि ये ही एक दो लाइनें पूछ ली गई आपसे, दो लाइनें यहाँ से पूछ ली गई, दो लाइनें यहाँ से पूछ ली गई, उसमें तो कुछ रद्दो बदल को चेंज कर दिया गया, और फिर आपसे पूछा कि पहला या दूसरा सही है, सिर्फ पहला सही है या दूसरा सही है, या फिर नन ऑफ दी अदर, नन ऑफ दी अबव, कोई भी सही नहीं है। तो एक तो आर्टिकल पढ़ने से समझ में आता है कि हम कैसे तैयारी करें, वो भी समझ में हमको आता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। सो द कैपेसिटी टू सेंस द फीलिंग्स ऑफ अदर इज नॉट यूनिक। मतलब इंसानों में जो कैपेसिटी है, जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म इंसानों में होता है और जो कुछ मैमल्स में भी होता है, कि जो कोई चीज घटना सामने घटती है तो उसका रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है, तो वैसे चूहों में भी देखा गया। और डर की जो कंडीशनिंग है, डर का जो इफेक्ट है, वो चूहों में भी देखा गया, स्टडी बताती है। Now researchers have for the first time demonstrated in mice the underlying neural mechanism that allows mice to feel empathy। मतलब ये एम्पैथी का मतलब किसी और के साथ कोई घटना घटी और हमको दुख हुआ, हमने उसको महसूस किया। तो एक स्टडी बताती है कि इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया चूहों पे, कि जैसे ही किसी दूसरे चूहे के ऊपर कोई कुछ किया गया तो सामने वाले चूहे ने उसको रिएक्शन दिया। इसे कहते हैं एम्पैथी, राइट। ये प्रूफ हुआ एक स्टडी के हिसाब से। इन माइस, observational fear, a form of emotional contagion, provokes an emotional response in the form of empathy। ठीक है, वही बात है।
Now the findings क्या कहती हैं about empathy in mice may turn out to be true in the case of humans too, but further studies are needed in humans to conclusively prove this. लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि एक रिसर्च से पता चला, लेकिन उसको पूरी तरीके से प्रूव करने के पहले और रिसर्च की जरूरत है। तो कह रहे हैं कि फाइंडिंग्स अबाउट एम्पैथी इन माइस, मतलब चूहों में जो एम्पैथी की जो फीलिंग है, मे टर्न आउट टू बी ट्रू, वो सच हो सकती है इन द केस ऑफ ह्यूमंस टू, जैसे कि मनुष्यों में होती है। बट फर्दर स्टडीज आर नीडेड, लेकिन फर्दर स्टडीज जरूरी है ये इस बात पे पहुंचने के लिए कि वो क्या ह्यूमंस की तरह ही बिहेव करते हैं, इस बात को कह रहे हैं ना। फिर इसके बाद कहता है आर्टिकल, द कैपेसिटी टू सेंस द फीलिंग्स ऑफ अदर्स इज नॉट यूनिक टू ह्यूमंस, मतलब ये सिर्फ इंसानों में नहीं है, दूसरे मैमल्स में भी है और अब चूहों में भी देखा गया है। तो ये एक लाइन भी पूछी जा सकती है प्री में ना। ऑब्जर्वेशनल फियर, मतलब किसी को देखा, हमने ऑब्जर्व किया और हमारे मन में डर पैदा हुआ, उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल फियर, विच इज रोडेंट मॉडल फॉर इमोशनल कंटेजियन इज द बेसिक फॉर्म ऑफ इफेक्टिव एम्पैथी। मतलब रोडेंट का मतलब चूहे, तो जो चूहे या चूहे की प्रजातियां उनको कहते हैं रोडेंट्स, राइट। सो उसमें ये इमोशनल कंटेजियन का मतलब होता है फैलने वाला इमोशन, इसको देखा गया और इसको अभी, और ये बहुत बेसिक फॉर्म है एम्पैथी का, इसको और रिसर्च की जरूरत है। तो ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशनल फियर एक्सपेरिमेंट अ डेमोन्स्ट्रेटर माउस इज गिवन एन इलेक्ट्रिक शॉक। और घटना क्या हुई कि जिसमें एक जगह एक चूहे को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया और दूसरे चूहे ने उसको देखा और देखने के बाद उसके पीछे जो ट्रांसपेरेंट स्क्रीन के पीछे खड़ा था उसको रखा गया था, तो उसके अंदर एक डर पैदा हुआ उसको देखने के बाद। इसे इसे कहा गया ऑब्जर्वेशनल फियर, मतलब सामने वाले चूहे को शॉक दिया गया और उसको देखने के बाद दूसरे चूहे के मन में जो कि या उसके दिमाग में शॉक वेव्स पैदा हुए। वो चीज जो हुई वो इंसानों में होती है, चूहों में नहीं होती, लेकिन रिसर्च से साबित हो गया। द ऑब्जर्वर बाउस इज ऑल्सो नोन टू बी एबल टू रिकॉल द एक्सपीरियंस एट अ लेटर टाइम। सो मतलब ये बात क्लियर है कि मैमल्स के साथ, मैमल्स, ह्यूमंस और अब रोडेंट्स के अंदर भी न्यूरल मैकेनिज्म होता है और वो इमोशनल या फिर ऑब्जर्वेशनल फियर्स को फील करते हैं, उनके अंदर इफेक्टिव एम्पैथी होती है और वो एक दूसरे के डर भय को भी महसूस करते हैं। ये एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए तो अभी आप समझिए कि चूहों में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन स्टडी कहती है कि ये ऐसा होता है। तो प्री में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, इसको तैयार करते चलिएगा। नाउ इसके बाद ब्रेन इमेजिंग स्टडीज इन ह्यूमंस हैव शोन दैट द न्यूरोनल एक्टिविटीज ऑफ द एंटीरियर किंगुलेट कॉर्टेक्स एसीसी and the amygdala change during observation of other experiencing fear of other fearful facial expression। मतलब ह्यूमंस में इसको जब इनको और जाकर मेडिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, बॉडी के ऑर्गन्स को ध्यान में रखते हुए, जहाँ कॉर्टेक्स को यूज किया गया, दिमाग के कॉर्टेक्स को लेकर के और एमिगडला के चेंजेस को देकर के देखा गया कि इंसानों में चीजें होती हैं, लेकिन क्या यही चीजें चूहों में भी होती हैं, स्टडी से पता चला। बाकी और काफी चीजें इस आर्टिकल में है, आप पढ़ सकते हैं। साइंस, जो साइंस के बच्चे हैं जिनका साइंस डोमेन है उसको पढ़ सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा। पर जो रैंडम जनरल स्टडीज के पर्पज से पढ़ रहे हैं उनको बहुत डिटेल में नहीं जाना है और उसको इसके ऊपर और स्टडी होनी बाकी है। तो इतना क्लियर है कि चूहों में, मैमल्स में, इंसानों में ऑब्जर्वेशनल फियर या इफेक्टिव एम्पैथी होती है और ये शायद पूछा भी जा सकता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है आर न्यूट्रिनोज, मतलब एक तो न्यूट्रॉन होते हैं, वो ये नहीं है, ये दूसरा शब्द है। न्यूट्रिनोज देयर ओन एंटी पार्टिकल्स, ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बात कही जा रही है कि क्या न्यूट्रिनोज अपने ही एंटी पार्टिकल्स होते हैं या ये जो पार्टिकल्स हैं इनके खुद के एंटी पार्टिकल्स होते हैं क्या, इस बात को ये आर्टिकल समझाता है, जिसमें कह रहे हैं कि न्यूट्रिनोज आर द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स। अब ध्यान दीजिएगा कि इस स्टडी में जो कहा गया है एज इज पूछा नहीं जाता है, इस स्टडी की लाइंस पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूट्रिनोज आर द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स इन द कॉस्मोस, एक लाइन ये हो गई, पहली लाइन, ठीक है। दूसरी बात, हाँ ये बात सच है कि न्यूट्रिनोज जो है सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स हैं कॉस्मोस में, ठीक है, बिकॉज दे आर सो ऑबिक्विटस, सॉरी, दे आर सो ऑबिक्विटस, मतलब ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट है। देयर प्रॉपर्टीज हैव एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट है, इसीलिए इनका जो पूरे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर में इन्फ्लुएंस है, प्रभाव रहता है, ठीक है। दो स्टेटमेंट मिल गए आपको यहाँ से। आप इसी स्टेटमेंट को प्री में एज इज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर होना चाहिए कि न्यूट्रिनोज क्या है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स अवेलेबल है हमारे कॉस्मोस में, और साथ ही साथ क्योंकि ये ओमनी प्रेजेंट है या उबिक्विटस है, उबिक्विटस का मतलब होता है हर जगह प्रेजेंट रहने वाला, ओमनी प्रेजेंट, तो इसीलिए इनका जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, वो यूनिवर्स के स्ट्रक्चर करने में भी है।
An open question about neutrinos is whether they are their own antiparticles. अब सवाल ये उठता है क्योंकि हर जगह प्रेजेंट है तो क्या इनके antiparticles भी हैं? An experiment in Japan recently reported that it failed to find a strong evidence that is so ruling out a few theories trying to explain neutrinos may mysterious properties. साथ ही साथ ये तो प्रूव नहीं हुआ है कि इनके एंटीपार्टिकल्स हैं, बट ये प्रूफ हुआ है कि इनकी कुछ मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी क्लियर हुआ है। तो तीसरा सेंटेंस हमको यहाँ से मिल गया कि इनके जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिले हैं लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज होती हैं। एवरी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैज एन एंटी पार्टिकल, और हर एलिमेंट्री पार्टिकल के एंटी पार्टिकल होते हैं। इफ द टू मीट दे विल डिस्ट्रॉय ईच अदर इन अ फ्लैश ऑफ एनर्जी, और अगर दोनों ये मिलेंगे तो एक फ्लैश ऑफ एनर्जी में डिस्ट्रॉय कर देंगे एक दूसरे को। ये होगा चौथा सेंटेंस, ठीक है। सो इस तरह के सेंटेंस आधारित अगर आप तैयारी करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ द इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल्स इज द पोजिट्रॉन, सॉरी, ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन के जो एंटी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहते हैं पोजिट्रॉन, ठीक है। एक वर्ड हमारे पास है न्यूट्रिनोस, और जो इनके एंटी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहते हैं पोजिट्रॉन। तो पांचों सेंटेंस यहाँ से ये हो गया। तो ये 4-5 सेंटेंस आपको दे दिए, उसके बाद आपसे पूछेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, पहला सही है दूसरा सही है तीसरा सही है, इस तरह के आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, फिर आपको चूज करना होगा। दे कैन डिस्टिंग्विश बिकॉज दे हैव ऑपोजिट चार्जेस, सिमिलरली न्यूट्रिनोस हैव एंटी न्यूट्रिनोस। ध्यान दीजिएगा, अब इसको पेपर फिर से गो थ्रू कर लेते हैं सिर्फ आर्टिकल के हिसाब से, कि पहला बॉक्स ये है कि न्यूट्रिनोस जो होते हैं सेकेंड अबंडेंट पार्टिकल है कॉस्मोस के, ये यूनिवर्स का स्ट्रक्चर बनाने में इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ ही साथ इनका एंटी पार्टिकल है जिसे कहते हैं पोजिट्रॉन, और इसके साथ अगर ये दोनों अगर इनके एंटी पार्टिकल से ये हिट करेंगे फ्लैश एनर्जी क्रिएट होगी और डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अब ये प्रूफ नहीं हुआ है कि क्या इनके खुद के एंटी पार्टिकल्स होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिनो क्या होते हैं? न्यूट्रिनोस को अगर आप ध्यान से दें, न्यूट्रिनोस आर द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स दैट हैव मास इन द यूनिवर्स। पहली लाइन है, इंपॉर्टेंट है कि इनका ये पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड में है, ठीक है। एवरी टाइम एटॉमिक न्यूक्लियाई कम टुगेदर लाइक इन द सन और ब्रेक अपार्ट लाइक इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर दे प्रोड्यूस न्यूट्रिनो। जैसे ही कोई भी एटॉमिक न्यूक्लियाई बनता है या टूटता है तो कई सारे न्यूट्रिनोस बनते हैं। इवन अ बनाना एमिट्स न्यूट्रिनोस, जबकि एक बनाना भी एमिट करता है, न्यूट्रिनोस को बनाता है या उत्सर्जित करता है। दे कम फ्रॉम द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ऑफ द पोटेशियम इन द फ्रूट, सॉरी। तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी जब बनाना की बात हो रही है तो मतलब हर सब्जी हर फल की बात भी हो रही है कि हर जगह न्यूट्रिनोस अवेलेबल है। इवन देन सब्जियां खुद भी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से और पोटेशियम या टाइप्स ऑफ विटामिन को उत्सर्जित करते हैं और साथ ही साथ न्यूट्रिनोस को भी बनाते हैं। ये है क्या? ये एक पार्टिकल है और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इतना समझना जरूरी है। तो प्री के पर्पस से हमारी तैयारी यहाँ पे कंप्लीट होती है न्यूट्रिनोस को लेकर के। नाउ इसके बाद जो स्टडी हो रही है वो कहाँ कहाँ हो रही है? जापान में कैमलैंड करके जो कामियोका लिक्विड सिंटिलेटर एंटी न्यूट्रोनो डिटेक्टर, एक पूरा इसका पूरा शॉर्ट फॉर्म करके दिया है यहाँ पे कैमलैंड। यहाँ पे स्टडीज हो रही हैं और स्टडीज में इस बात को पता लगाया जैसे कि स्टडीज पूरे विश्व में कहीं ना कहीं होती रहती हैं। कभी नेचर में छपता है, कभी फिजिक्स रिव्यू लेटर्स में छपता है। तो फिजिकल रिव्यू लेटर है ये, तो इसमें छपा है ये। तो इस तरह के जो मैगजीन्स होती हैं इनके नाम में दिमाग में रखा करिए कि किसमें क्या छपता रहता है। कभी कभी इन मैगजीन्स के बारे में भी कुछ एक लाइन में पूछा जा सकता है कि क्या इसको नेचर ने छापा है कि फिजिकल रिव्यू लेटर ने छापा है, ठीक है। तो ये स्टडीज अभी क्लियर नहीं हुई, लेकिन इनके एंटी पार्टिकल्स होते हैं, उनके नाम होते हैं, लेकिन दे कुड नॉट फाइंड साइंस दैट न्यूट्रिनोस कुड बी देयर ओन एंटाई पार्टिकल्स, ठीक है। इनके एंटाई पार्टिकल्स को प्रूव अभी तक नहीं किया गया है। जबकि इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल होते हैं, उनको कहते हैं पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के तो होते हैं, लेकिन क्या न्यूट्रिनोस के एंटी पार्टिकल्स होते हैं ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है एस्टेक हमिंग बर्ड्स इंडियन सनबर्ड्स, ठीक है। इस तरह के बर्ड्स या बटरफ्लाईज जुड़े हुए आर्टिकल जरूर पूछे जाते हैं प्री में स्पेसिफिकली, और मेंस के लिए इसमें अगर कोई बड़ी स्टडी होती है वेस्टर्न घाट्स पे वगैरह पे तो भी सवाल बनते हैं। नाउ एस्टेक हमिंग बर्ड्स इंडियन सनबर्ड, ध्यान दीजिएगा, हुजलिन अ रे ऑफ द सन was the name given by Aztecs to the hummingbirds, ठीक है। तो ये Aztecs जो हमिंग बर्ड्स है उनके बारे में कहा जा रहा है, उनको नाम दिया गया है अ रे ऑफ द सन, ठीक है। नाउ इसके बाद इंडियन सनबर्ड्स की भी बात अभी हम करेंगे।
नाउ नेटिव्स ऑफ द अमेरिकन, ये है क्या, जो ये एस्टेक्स हैं वो क्या है, ये नेटिव्स है अमेरिकन कॉन्टिनेंट का। इरिडिसेंट कलर्स ऑफ 350 स्पीशीज इसमें होती हैं। दिस बर्ड्स हैव ऑफन फायर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ज्वेलरी डिजाइनर्स, ठीक है। तो अक्सर करके आप ज्वेलरी में या फिर आप पोएट्री राइटिंग में बर्ड्स की कहानियां सुनते हैं या बर्ड्स के बारे में सुनते हैं, या आजकल ज्वेलरी में भी बटरफ्लाईज या ब्लू कलर की बर्ड्स बन के आती हैं, तो वो सब ये सुंदर सुंदर बर्ड्स के बारे में ही डिटेलिंग की जाती है। दे आर स्मॉल एंड द बी हमिंग बर्ड इज बियरली 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वेज 2 ग्राम। तो ध्यान दीजिएगा कि एस्टेक्स जो क्या है अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बर्ड्स हैं, इसमें 350 स्पेशीज होती हैं, 5 सेंटीमीटर की लॉन्ग और 2 ग्राम इनका जो वेट होता है, छोटी हाइट में बहुत छोटी बर्ड्स होती हैं। दे कैन होवर मैजेस्टिकली, वो मतलब फूलों के ऊपर उनका जो नेक्टर लेने के लिए काफी देर तक होवर करती हैं, घूमती हैं उनके ऊपर, एंड इवन फ्लाई बैकवर्ड। ध्यान दीजिएगा, tubular flowers that are bright red or orange such as lantana and rhododendron are preferred। तो ध्यान दीजिएगा लैंटाना और रोडोडेंड्रॉन के जो फल जो पेड़ हैं सॉरी, उनकी भी एक स्टडी हुई है साइंस के हिसाब से, वो पहले हुई थी कभी, जिसमें उनको बहुत अच्छा नहीं बताया गया इन पौधों को, इन फूलों को, कि वो मिट्टी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ स्टडी में बताया, इसमें बताया जा रहा है कि ये जो पक्षी हैं, जो ये बर्ड्स हैं, ये इनके ऊपर होवर करती हैं, उनके नेक्टर को लेती हैं। An examination of their wings reveals very long and hand bones, but that very short arm bones that are connected to the body। ठीक है, इसमें नहीं जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि छोटी बर्ड्स हैं, हाइट इनकी लॉन्ग 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बर्ड है, रे ऑफ द सन नाम दिया गया है, कई सारी स्पीशीज होती हैं, ठीक है। नाउ द लंग्स ऑफ हमिंग बर्ड्स आर 10 टाइम्स बेटर एट एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हमिंग बर्ड्स के जो लंग्स होते हैं वो 10 टाइम बेहतर होते हैं एब्जॉर्ब करने में ऑक्सीजन को, फ्रॉम एयर देन मैमल्स ऑफ सिमिलर साइज, इसी साइज के मैमल्स के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इनके लंग्स ऑक्सीजन अट्रैक्ट खींचने में स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, सिमिलैरिटीज क्या है कि इंडिया हैज इट्स सनबर्ड्स विच विद दो अनरिलेटेड टू हमिंग बर्ड्स, मतलब हमारी भी सनबर्ड्स है, हमारे देश की भी, जो हमिंग बर्ड से अनरिलेटेड है, शेयर मेनी कॉमन फीचर्स, जो काफी कई सारे कॉमन फीचर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं थ्रू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो सवाल बन सकता है कि क्या दूसरे देशों की हमिंग बर्ड्स क्या हमारे देश में भी कोई सनबर्ड है, तो हाँ है। क्या वो दूसरे देशों की सनबर्ड से सिमिलैरिटीज रखती हैं, तो जी हाँ बिल्कुल रखती हैं। द फैमिली दैट सनबर्ड्स आर प्लेस्ड इन इट्स अप्रोप्रिएटली नेम्ड नेक्टारिन डे। ध्यान दीजिएगा नेक्टारिन डे, नाम ही पूछे नहीं जाते पर फिर भी दिमाग में रखना चाहिए। तो जो बर्ड्स हम जिनकी फैमिली की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है नेक्टारिन डे। नाउ दो स्लाइटली लार्जर, जो हमारी सनबर्ड्स हैं थोड़ी सी लार्जर होती है साइज में, द सनबर्ड्स कैन होवर ब्रीफली एंड गो फॉर ब्राइट ट्यूबुलर फ्लावर्स, ठीक है। तो जहां जहां पे नेक्टर होगा उन फूलों पे वो जाती हैं, और लाइक हमिंग बर्ड्स दे मे कैच इंसेक्ट्स स्पेसिफिकली टू फीड देयर यंग, ठीक है, क्लियर है ना। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि उनके लंग्स हैं वो काफी सारी ऑक्सीजन अट्रैक्ट करते हैं 10 टाइम्स ज्यादा, जैसे इस पिक्चर में दिया भी हुआ है कि हमिंग बर्ड्स की जो लंग्स है वो 10 टाइम्स बेटर अब्सॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को। साथ ही साथ जो हम अपनी इंडियन हमिंग बर्ड की बात कर रहे हैं वो पर्पल सनबर्ड है, इज अ कॉमन साइट इन इंडिया। द लार्जर एंड ब्राइटर मेल इज एट हिज शाइनी बेस्ट इन मार्च द मेटिंग सीजन। मतलब हमारे यहाँ जो बर्ड है उसको पर्पल सनबर्ड कहा जाता है, उसको अभी आप देखेंगे आगे अभी हम। द एनर्जी डिमांड्स ऑफ होवरिंग आर वेरी हाई, ठीक है। इसको आगे देख लेते हैं। ये है हमारी इंडियन सनबर्ड, इसका आप देखेंगे कुछ कुछ पर्पलिश यहाँ पे येलो कलर आ रहा है। सो द पर्पल रम्ड सनबर्ड लेप्टोकोमा xylonica is a sunbird endemic to Indian subcontinent. Like other sunbirds, they are small in size, feeding mainly on nectar, but sometimes takes insects, ठीक है। तो हमारे देश में जो पर्पल रम्ड सनबर्ड है वो पाई जाती है, और इसका जो आप देखेंगे कि द मेल वेस्टर्न क्रोक्रिम्सम सनबर्ड हैज रेड, येलो, ग्रे एंड ब्लैक ऑन द लोअर बैक, वाइल्ड टेल इज बॉटल ग्रीन। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि कलर कौन सा होता है, वो भी पता होना चाहिए। नाउ दे कैन होवर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब होवर का मतलब घूम सकती हैं छोटे समय के लिए, बट यूजुअली पर्स टू लैप नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों से रस लेती हैं, नेक्टर लेती हैं। नाउ विगर्स सनबर्ड स्पीशीज इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, कहाँ पे है जो विगर्स सनबर्ड है वो वेस्टर्न घाट्स में होती हैं। इट डिस्ट्रीब्यूट मेनली इन अराउंड वेस्टर्न घाट स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला, ठीक है। तो हमारे देश में पाई जाने वाली जो पर्पल रम्ड सनबर्ड है वो तो है ही, लेकिन जो विगर्स सनबर्ड स्पीशी है वो वेस्टर्न घाट से महाराष्ट्र में, कर्नाटका में भी पाई जाती है, ठीक है। नाउ इनकी जो लंग्स के बारे में पढ़ी लिया, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, क्योंकि अगर हम
इनके इनके जो हैबिटेट को खराब कर देते हैं। तो जो फूलों से जो नेक्टर लेती हैं यहाँ वहां पहुंचाती हैं, वो जो नेक्टर यहाँ वहां पहुंचाने का जो मेथड है वो पक्षियों के लिए, साथ ही साथ फूलों के लिए और पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसको भी, उसके हिसाब से भी इनको सेव करना जरूरी है। नाउ इंटेंस एक्सरसाइज इन ह्यूमंस रादर पैराडॉक्सिकली लीड्स टू स्पाइक इन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। और क्या होता है कि जो इनका जो एक्सरसाइज जो इतना ज्यादा एक्सरसाइज करती है, मूव करती है यहाँ से वहां, इंटेंस एक्सरसाइज इन ह्यूमंस रादर पैराडॉक्सिकली लीड्स टू बी अ स्पाइक इन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। मतलब अगर ये सेम चीज इंसानों में हो जाए, जितना वो मूव करती हैं, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ भी सकता है, जितना वो पैराडॉक्स का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, जस्ट ऑपोजिट। अगर इतना ज्यादा मूवमेंट इंसानों में हो जाए तो उनके ब्लड ग्लूकोज को बढ़ सकता है। और this is because of in its immediate need for energy. Your body restores to gluconeogenesis, converting resource such as muscle protein into glucose. ठीक है, इसमें नहीं जाते हैं, इतना डिटेल में ग्लूकोज के बारे में है, बट बर्ड्स के बारे में ये समझना जरूरी है कि ये कहाँ है, कहाँ पाई जाती हैं, इंडिया में कौन सी सनबर्ड है, ये पूछा जा सकता है। Now, mimicry and dance. Parrots और songbirds और hummingbirds are capable of vocal mimicry। और ऐसे ही सिर्फ birds सुंदर लगती नहीं, घूमती नहीं है, इसके अलावा ये मिमिक्री भी करती हैं। तो पैरट्स हो गए, सॉन्ग बर्ड में ये सॉन्ग बर्ड है, ये पैरट्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये वोकल मिमिक्री भी करते हैं, एक दूसरे की आवाज के हिसाब से मिमिक्री भी करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। When hummingbird pairs are reared in isolation, the two birds produce a song that is subtly different from the standard song of their species। तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्या हमिंग बर्ड्स और सनबर्ड्स, सॉरी सॉन्ग बर्ड्स और सनबर्ड्स के आपस में कॉपी करते हैं, मिमिक्री करते हैं, डांस करते हैं। हाँ, तो ये भी सही है। उसके साथ ही साथ जो स्टडी है कि सुशील चांदनी ने की है, हु वर्क्स इन मॉलिक्यूलर मॉडलिंग में, जो उनका जो कोलेबोरेशन है उनके साथ, उसके लिए भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये स्टडीज में आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, सारे आर्टिकल्स हिंदू की वेबसाइट पे हैं, आप जाकर के अपनी तैयारी में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अर्थक्वेक रिवील अर्थ कोर हैज टू डिस्टिंक्ट लेयर। तो जो अर्थक्वेक अभी हम जानते हैं टर्की में आया, सीरिया में, तो उसके बाद कई सारी स्टडीज तब भी हुई और अभी भी हो रही हैं। तो इस स्टडी से निकल करके आया है कि हाँ, इस अर्थक्वेक के आने के बाद हम ये जान पाएंगे कि अर्थ का जो लेयरिंग है वो दो पार्ट में है, और उन दो पार्ट की वजह से जो उनका ऑसिलेशन होता है, अंदर की जो लेयरिंग होती है, आयरन जो निकल की लेयरिंग है, या आउटर कोर है, इंटरनल कोर है, उसके बारे में हम और स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तुमको पता होना चाहिए कि जो इनर कोर होती है अर्थ की, वो क्या होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं, इनर कोर के बाद हमारा आता है लिक्विड, आउटर कोर होता है, उसके बाद मेंटल होती है, उसके बाद क्रस्ट होती है। उसी तरीके से देखिए यहाँ इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट, इसको नहीं भूलना है। ज्योग्राफी के आसपास से पूछा जा सकता है कि कौन सी लेयर कहाँ कहाँ होती हैं। तो क्रस्ट के नीचे आप देखें अपर मेंटल है, उसके बाद लोअर मेंटल है, आउटर कोर है और इनर कोर है। ठीक है, ये इनर कोर किससे बना होता है, आउटर कोर किससे बना होता है, ये ज्योग्राफी वाले पार्ट में आप इसको गो थ्रू करें, प्री में पूछा जा सकता है। ये स्टडी क्या कहती है उससे मतलब नहीं है, स्टडी तो अभी प्रूफ होगी, स्टडी प्रूफ नहीं हुई ना, लेकिन जो बेसिक ज्योग्राफी है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दो बॉक्सेस में सब आर्टिकल्स हैं, वो ये कहते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस बात को रिवील किया है कि गैलेक्सी जो 500 एम वाई का मतलब इसमें लिया हुआ है कि 500 से 700 मिलियन ईयर्स बनी है बाद में बिग बैंग के। ये नेचर ने छापा है कि ऑब्जर्वेशन बाय द JWST मतलब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑफर इंसाइट्स इनटू अर्ली गैलेक्सी फॉर्मेशन। और टेलीस्कोप ने ये ऑब्जर्वेशन किया है ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ कैंडिडेट मैसिव गैलेक्सीज दैट फॉर्म्ड अराउंड 500 से 700 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। मतलब बिग बैंग के होने के 500-700 से सालों बाद, मिलियन ईयर्स के बाद हमारा ये गैलेक्सीज बनी। दीज गैलेक्सीज आर मोर मैसिव देन हैव बीन एक्सपेक्टेड टू देयर अर्ली पॉइंट इन टाइम। ठीक है, क्लियर है। नाउ उसके बाद मिलान के लोगों के ऊपर जब स्टडी की गई, मिलान इटली, तो वहां पे पाया गया कि 2000 सालों से इनकी हाइट पे कोई चेंज नहीं आया है। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि इस तरह की ये जो सवाल है कि हाइट पे कोई चेंज नहीं आया है, जब एरा बदलते हैं, साइंस रिपोर्ट ने इसको छापा है, सालों में लोगों के एरा और लोगों का लाइफस्टाइल, जीने का तरीका और इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज, सब कुछ चीजें बदलती हैं, तो ह्यूमन हाइट, ह्यूमन जो उनके रहने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। तो अगर 2000 सालों से उनकी हाइट नहीं बदली है, तो क्या हमारे क्लाइमेट में कोई चेंज नहीं आया है?
आया है। लेकिन ऐसा क्या है जो 2000 सालों से इंसानों की हाइट नहीं बढ़ी, और ये सिर्फ मिलान के लोगों के ऊपर ही अभी हुआ है, तो ये कह पाना मुश्किल है। बट ये स्टडी कहती है द एवरेज हाइट ऑफ पीपल लिविंग इन मिलान हैज रिमेन अनचेंज ओवर पास्ट 2000 years, suggest an analysis of remains of more than 500 individuals buried in a city from the Roman era। और किस पे करी गई है? जो 500 लोगों पे जो रोमन एरा में दफनाए गए थे। रोमन एरा मतलब उनकी हिस्ट्री के हिसाब से, उनके लेकर के और आज तक के लोगों के हिसाब से जब कंपेयर किया गया तो देखा गया कि हाइट में कोई कमी नहीं आई है। द स्टडी फाउंड दैट ऑल्दो हाइट वैरिड इन इंडिविजुअल्स फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट द एवरेज हाइट फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स डिड नॉट सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम अक्रॉस टाइम। ठीक है, तो एक स्टडी है, समझने वाली बात है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ सवाल क्या बन सकता है कि ह्यूमन स्पीशीज जो ह्यूमन सेपियंस है, सेपियंस सेपियंस, ठीक है, तो सेपियंस की जो बात हम करते हैं उसमें जो है वो कहाँ कहाँ मिले हैं, कौन कौन से एरा में कहाँ कहाँ पे हमको जो बॉडीज बरीड की गई हैं, कौन से एरा की बॉडीज बरीड करी गई हैं, ये हमारे हिस्ट्री वाले सेक्शन में सवाल बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिहाज से इसको समझना जरूरी है। तो अगर वो कहते हैं कि क्या सालों से इंसानों की हाइट नहीं बढ़ी है, तो हाँ, ये स्टडी कहती है कि नहीं बढ़ी है। पर क्या इस बात का ये प्रमाण है कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है? नहीं, इस बात का प्रमाण नहीं है कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है। बट लेकिन अगर स्टडी के हिसाब से जाए तो हाँ, हाइट नहीं बढ़ी है इंसानों की एज पर वन स्टडी, नॉट फॉर द एंटायर कंट्रीज, राइट। सारे ग्लोब को तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट मिलान में जो स्टडी हुई उसके हिसाब से आप कह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का साइंस और टेक एनालिसिस। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और जो बच्चे चाहते हैं या जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सोचते हैं कि मैं उनको 1-to-1 ट्रेनिंग दूं या उनको समझाऊं हाउ टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन एज पर माई एक्सपीरियंस, आई वुड लव टू डू दैट। आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझे लिखे, मैं आपको हेल्प करूंगी और न्यूज एनालिसिस के साथ मैं आपसे कुछ समय के बाद फिर से मिलूंगी। तब तक तैयारी करते रहिए।